हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जो के लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें। हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था वैदिक कल्चर के बारे में, फिर हमने पढ़ा बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और छोटा सा प्री गुप्ता पीरियड भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सब कुछ देख के डर लग रहा है, क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था कि कहा था कि वाइट बोर्ड देखने पे डर लग जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सब कुछ कंजस्टेड सा लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ वगैरह मिल जाता है जो पढ़ाया होता है, तो वहाँ पे जाके आप सब कुछ देख सकते हो। जो भी चीज़ें सामने लिखी हैं इनको वन बाय वन में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब हमने लास्ट की वीडियो में जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था ना, तब हम पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ था। उन जैसे हम बुद्धिज़्म में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, तो जैनिज़्म में हमने महावीर के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हम वहीं पर मतलब उसी चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। बट उस टाइम पीरियड पर आसपास क्या चल रहा था वो अब हम देखेंगे, यानी कि मगध एम्पायर देखेंगे। मतलब आसपास में राजा वगैरह की बात करें या इस तरह की बात करें, वहाँ पर कैसा माहौल था वो हमने समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें मगध एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था उस टाइम पीरियड पर, जैसे होता है ना एक स्टेट मान के चलो, स्टेट में कई सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मिलती जाएंगी तो स्टेट बनती जाएगी। वैसे ही उस टाइम पीरियड पर था कि छोटे छोटे मतलब कुछ बोल सकते हो मिल मिल के ना एक महाजनपद बना रहे थे। मतलब एक महाजनपद को भी एक स्टेट मान के चल सकते हो। इस तरह से कह सकते हो कि उस टाइम पर महाजनपद से बन गए थे। और कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद उस टाइम बनकर आ गए थे। वो सभी आपके सामने आपको दिख रहा होगा 16 महाजनपद कौन से थे। बट उन 16 महाजनपद की बात करें, अब एम्पायर कौन बनाएगा, सबसे बड़ा कौन बनेगा, उसको लेकर जब लड़ाई वगैरह चल रही थी, जब संघर्ष चल रहा था, तो चार यहाँ पर आ गए थे सामने। मतलब हम गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर रहे हैं। जब उसकी बात आई तो चार महाजनपद ऐसे थे, मगध, कोसाला, वत्स और अवंती। इन चार में अच्छी खासी टक्कर चल रही थी। मतलब कौन एम्पायर, किसका एम्पायर बनेगा, कौन आगे जीतेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स किसने देखा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इन चारों में चल रहा था ना, मगध, कोसाला, वत्स और अवंती में कंपटीशन चल रहा था। तो उभर कर कौन आया सामने? एम्पायर किसने बनाया? इन मगध वालों ने बनाया था। मगध की बात करें, आज के टाइम पे बिहार की हम बात करते हैं ना, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट हो गई, इस तरह से 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के आप मतलब बिहार समझ सकते हो। आज के टाइम का जो बिहार था तब उसको मगध कहा जाता था। तो ये मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ये उभर के क्यों सामने आया, सबसे आगे ये क्यों निकल गया था, उसका रीज़न कई सारे रीजंस थे। जैसे अगर हम बात करें, ये गंगेटिक वैली के पास थे, गंगा के आसपास रहते थे, सोन नदी भी थी एक तरफ में। तो नदियों के पास ऑब्वियस सी बात है ज़मीन जो फर्टाइल होगी, कुछ भी आप उगा सकते हो वहाँ पे, एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हो। और जो जंगल वगैरह वहाँ पे थे, इनके वहाँ पे जो आयरन वगैरह थे ना, आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा था। उसके ये मतलब वेपन्स बना सकते थे, कुछ ऐसे टूल बना सकते थे जिससे जंगल वगैरह साफ किए जाए, तो वहाँ पे खेती वगैरह कर सकते थे। तो वो भी इनको थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिला था उन चीज़ों का। और इनके टाइम पर वैसे इन्फेंट्री तो उस टाइम सबके पास थी। इनके टाइम पीरियड पर लोगों ने हाथी भी रख दिए थे, मतलब लड़ाई करने के लिए हाथी को भी यूज़ किया करते थे। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जिन्होंने इनको हेल्प किया था। और इनके जो लीडर वगैरह रहते थे, जो राजा वगैरह रहते थे, वो थोड़े लालची भी थे कि अपने जो मतलब अपना है ना रेन वगैरह उसको एक्सपैंड किया जाए किस तरह से। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण ये उभर कर सामने आ गए थे। हम किन की बात करें? मगध वालों की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम पहले मगध एम्पायर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या था, फिर हम आगे आएंगे मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे मगध एम्पायर में हम बात करें, छोटी सी स्टोरी भी आपको मैं सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, जब हम मगध एम्पायर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मगध एम्पायर में हम बात करते हैं, पहले डायनेस्टी आती है हमारे पास हर्यंका डायनेस्टी। डायनेस्टीज आपने याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ नंदा डायनेस्टी जो है वो कौन से एम्पायर में थी, क्या वो मौर्यन एम्पायर में थी या गुप्ता एम्पायर में थी या वो मगध एम्पायर में थी। तो आपको बताना होगा कौन से एम्पायर में थी, वो मगध एम्पायर में थी। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी हेल्प से अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो, तो आप एक चार्ट बनाओ। चार्ट कैसे बनाओ? जैसे मेरे पास यहाँ पे स्पेस तो मैंने रखी नहीं है, बस इतनी सी स्पेस ले लो, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे लिखो पहले मगध एम्पायर, ठीक है। मगध एम्पायर में कौन सी डायनेस्टीज आती हैं उनके नाम लिखते जाओ, ठीक है। फिर जो भी डायनेस्टी लिखी उसमें जो भी किंग थे उनके नाम लिखते जाओ। इस तरह का छोटा सा चार्ट बना देना, ताकि ओवरव्यू क्विक रिवीजन कभी आपको करनी पड़े तो क्विक रिवीजन आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी की। टाइम पीरियड की बात करो, देखो 554 बीसी से लेके हम 412 बीसी तक आएंगे। डेट याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वो पेपर थ्योरी वाला पेपर आपका नहीं होने वाला है, आपके एमसीक्यू वगैरह आएंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कौन सी डायनेस्टी कौन से एम्पायर में आती है। इनकी सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी, सबसे पहले साम्राज्य कौन सा था इनका, वो था हर्यंका डायनेस्टी वाला। इतना क्लियर हो गया। आगे चले थे यहाँ पर। अब इसके फाउंडर कौन थे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसके फाउंडर कौन थे।
बिंबिसार हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था, आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा भी। ये जो लिखो ना बृहदरथा, ये कौन थे? ये बृहदरथा जो थे ये बिंबिसार के दादा थे। तो किसी किसी बुक में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल फाउंडर हैं वो ये थे, और किसी बुक में कहा जाता है जो फाउंडर थे वो बिंबिसार थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरेंका डेंसिटी के फाउंडर कौन थे। अगर ऑप्शंस में बृहदर्थ देखने को नहीं मिलेगा तो आपने बिंबिसार टिक कर देना है, अगर ये आ गया तो आपने इसको टिक कर देना है, ओरिजिनल फाउंडर ये थे। बट जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे ना इनके टाइम पीरियड पर वो बिंबिसार थे, इसीलिए बिंबिसार के टाइम से क्या हुआ था वो हम पढ़ते हैं हरेंका डेंसिटी में। जब बिंबिसार यहाँ पर सामने आए थे तो कैपिटल कौन सी रखी इन्होंने? कैपिटल रखी थी राजगीर, और राजगीर को कहीं कहीं गिरिराज भी कहा जाता है। आपने दोनों याद रखनी है कि इनके टाइम पीरियड पर कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी राजगीर या फिर गिरिराज आप बोल दो। ये सारा एग्जाम स्पेसिफिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था, अंग, मैंने आपको कहा 16 महाजनपद थे, उनमें से एक अंग भी था। इन्होंने क्या किया, अंग को जीत लिया, अपने अंडर कर लिया, ठीक है। फिर उसको 3 वाइफ्स थी, 3 नहीं थी, 3 से ज़्यादा थी। मतलब इन्होंने क्या किया, अब क्या करना है कि देखो आपका महाजनपद है, आपने तो एम्पायर बना लिया, बट जो बाकी के थे वो कोशिश करेंगे आपको हराने की, आप मतलब आपके सत्ता लेने की वो कोशिश करेंगे ना। तो एक को तो उन्होंने हरा दिया, बाकी ये मैट्रिमोनियल अलायंस पे ज़्यादा विश्वास करते थे कि शादी कर लो, अगर मैं उस महाजनपद की या उस राज्य की किसी लड़की से शादी कर लूँगा, प्रिंसेस से शादी कर लूँगा, तो वहाँ के हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। तो वो करने के लिए एक इन्होंने कौशाला की जो प्रिंसेस से शादी की, एक वैशाली की जो प्रिंसेस थी, एक जो माद्रा की जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की। तो इन तीनों से भी अच्छे रिलेशनशिप हो गए, इसको जीत लिया था, एक इनका अपना ही था, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल्स के अलायंस के थ्रू भी इन्होंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की थी। ये आपको समझ आ गया होगा। ये था हरेंका डेंसिटी में फाउंडर कौन थे, बिंबिसार बोल लो या बृहदर्थ बोल लो, कैपिटल कौन सी थी, राजगीर या गिरिराज बोल दो, और बाकी बेसिक से डिटेल्स हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अजातशत्रु की हम बात कर लेते हैं। अजातशत्रु कौन थे? जो बिंबिसार की हमने बात की ना, इनका बेटा था आगे कौन? इनका बेटा था आगे अजातशत्रु। अब हम हरेंका डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। बिंबिसार का बेटा कौन आया? बिंबिसार का बेटा आया अजातशत्रु। बिंबिसार की बात करें, अजातशत्रु की बात करें, इसने आपके बाप को मार दिया था। कल की वीडियो में जब हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो बिंबिसार थे, मतलब अजातशत्रु के जो पापा थे, वो किसके वो थे, मतलब किसको मानते थे? वो गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते थे, और अजातशत्रु को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको कोई माने, क्योंकि उनके खिलाफ थे स्टार्टिंग में ये। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खुद बिंबिसार को मार दिया था, और राजा जो अपने मतलब खुद राजा वगैरह बन गए थे, ऐसा आप समझ सकते हो। और हालांकि बाद में अजातशत्रु खुद जो है वो मतलब गौतम बुद्ध को मानना स्टार्ट हो गए थे, वो अलग बात है। बट आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबिसार किसके भक्त वगैरह थे या किसको मानते थे, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो बुद्धिज्म को, गौतम बुद्ध को मानते थे। तो अजातशत्रु ने अपने बाप को खुद मारा था, तो बिंबिसार को किसने मारा था? उनके बेटे ने मारा था। बेटे का नाम क्या था? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु ने क्या किया, जो वैशाली थी ना, या कौशाला की बात करो, इनकी बात करो, यहाँ पे इन्होंने तो रिलेशनशिप अच्छे बना लिए थे बिंबिसार ने शादी वगैरह करके, लेकिन अजातशत्रु को लगा मैंने अपने बाप को मार दिया है, तो क्या पता वो रिवेंज वगैरह लेने की कोशिश करें। तो इतनी लड़ाई के तरीके से, तो बाय वॉर आप कह सकते हो, इन्होंने वैशाली और कौशाला को भी अपनी टेरिटरी के अंडर कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस तो किसी काम का है नहीं, तो इनको इन्होंने लड़ाई करके इनको भी, वैशाली को और कौशाला, जो कौशाला है उसको भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया था। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हम बात करते हैं उदयन की। अब उदयन कौन था? आगे अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु का जो बेटा था वो उदयन था। बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन है? उदयन। यहाँ पर आपको यही याद रखना है। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो ये कि उदयन ने क्या किया, जब ये आया था ना, इसने अपनी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी। पहले कैपिटल कहाँ पे थी? राजगीर बोलो या फिर गिरिराज बोलो, पहले कैपिटल वहाँ पे थी। अब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी, कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में कर दी, ठीक है। पाटलिपुत्र कौन सा है? आज के टाइम में जो पटना पड़ता है ना बिहार में, वो हम पाटलिपुत्र की बात करें, तो इन्होंने कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। क्लियर हो गया? पहले कैपिटल कहाँ थी? राजगीर या फिर गिरिराज में। अब कैपिटल कहाँ आ गई? अब कैपिटल आ गई पाटलिपुत्र में। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करें, कई सारे रूलर्स और आए थे, बट यहाँ पे लास्ट रूलर कौन सा था? लास्ट रूलर यहाँ पे था नागादशक। नागादशक भी कहा जाता है, नागादशका भी कहते हैं, लेकिन नागादशक सही नाम रहता है इनका। लास्ट रूलर कौन थे? इसके हरेंका डेंसिटी की बात करें तो नागादशक का आपको नाम याद रखना है, ये लास्ट रूलर थे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हरेंका डेंसिटी का लास्ट रूलर कौन था, उसका फाउंडर कौन था, कैपिटल कौन सी थी। जब आपसे पूछा जाएगा ना कैपिटल कौन सी थी, आपने स्टार्टिंग में कैपिटल बतानी है, राजगीर या फिर गिरिराज, अपने आंसर बताना है। अगर आपसे पूछेगा उदयन के टाइम पे कैपिटल कौन सी थी, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र, वहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलें, शिशुनाग डेंसिटी की बात करें, हरेंका डेंसिटी, उसके बाद आती है शिशुनाग डेंसिटी। शिशुनाग डेंसिटी सामने कैसे आती है वो हम समझ लेते हैं। ये वाला साम्राज्य सामने कैसे आता है वो समझ लेते हैं। होता क्या है, जो शिशुनाग है ना, जब नागादशक की हम बात करें, जो लास्ट रूलर था इस डेंसिटी का,
उनके टाइम पीरियड पर ये जो शिशुनाग है वो वहाँ पर मिनिस्टर रहता है, उनके राज्य में मिनिस्टर की तरह वहाँ पर काम करता है। लेकिन जो ये है ना इतना पावरफुल रूलर नहीं होता, तो लोग सोचते हैं कि इसके बजाय इनको हम अगर राजा मान लें अपना तो वो बेटर रहेगा, तो शिशुनाग को राजा बना देते हैं और शिशुनाग जो गद्दी संभाल लेता है। तो नई डेंसिटी बनती है जिसका नाम पड़ता है शिशुनाग डेंसिटी। फाउंडर कौन है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से पड़ जाएगा। शिशुनाग नाम था, उनके नाम में ही डेंसिटी का नाम पड़ा था। क्लियर हो गया। कैपिटल का कर दिया, फिर से कैपिटल कहाँ पर लेकर आए, फिर से कैपिटल राजगीर पर लेकर आए। पहले कैपिटल राजगीर थी, फिर कैपिटल चेंज हुई पाटलिपुत्र में, इन्होंने फिर से कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर से कैपिटल को राजगीर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 2 कैपिटल रखी थी, एक इन्होंने राजगीर में कैपिटल बनाई थी और एक कैपिटल वैशाली में थी। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वैसे आप समझ सकते हो, एक कैपिटल राजगीर में, एक कैपिटल वैशाली में। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, हरेंकर डेंसिटी का पढ़ लिया सीक्वेंस में। अब हम शिशुनाग की बात कर रहे हैं ना, शिशुनाग की बात की, शिशुनाग का आगे बेटा आया कौन, कालाशोका आया। कालाशोका की कैपिटल कहाँ पे कर दी, इसने फिर कैपिटल चेंज कर दी, कैपिटल कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र में। पहले की तरह हुआ, राजगीर कैपिटल है चेंज करके पाटलिपुत्र कर दी, राजगीर कैपिटल है चेंज करके पाटलिपुत्र कर दी, इस तरह से कालाशोका। हाँ, अब यहाँ पर देखो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, आपको कल की वीडियो में बताया था, अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी ना, तो वो आपको याद रखना है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, कालाशोका के टाइम पे हुई थी, और थर्ड काउंसिल अशोका के टाइम पे, फोर्थ कनिष्क के टाइम पे करवाया था ना, तो सेकंड कालाशोका के टाइम पीरियड पर ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। तब किसका एम्पायर था, तब मगध एम्पायर था। और डेंसिटी पूछेगा तो कौन सी डेंसिटी थी, शिशुनाग डेंसिटी थी। किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कल की वीडियो में। आज हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड लास्ट वीडियो है। कल हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट, फिर आपको मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, वो यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा। इतना आपको समझ आएगा कैपिटल कौन सी थी, राजगीर बोल लो, ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। कालाशोका की बात की, कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी थी। इनके आगे 9 से लेकर 10 बच्चे थे, वो कंफर्म में 9 थे, 10 थे, लेकिन 9 से 10 बच्चे थे, लेकिन वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने पावरफुल वगैरह नहीं थे। तो उसके बाद फिर नंदा डेंसिटी आती है आगे। जैसे यहाँ पर थे ना कि लास्ट में हमने बात की थी, कौन थे यहाँ पे, नागादस्क की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो नई डेंसिटी बन गई। यहाँ पे कालाशोका के बच्चों की बात करें, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, तो नई डेंसिटी सामने आती है। वो कौन सी आती है, वो आती है नंदा डेंसिटी। अब नंदा डेंसिटी के फाउंडर कौन थे, महापद्मानंदा इसके फाउंडर थे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है उग्रसेन। क्लियर हो गया। उग्रसेन आपने नाम सुना होगा ना, वो किसका नाम था उग्रसेन, वो महापद्मानंदा का नाम था, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी। इतना आपको समझ आ गया होगा। इनके पास कई तरह की इन्फेंट्री वगैरह थी, 2 लाख के करीब इनकी इन्फेंट्री थी, 3000 इनके पास लड़ाई करने वाले एलिफेंट थे, 2000 के करीब इनके पास रथ वगैरह थे, और 60K के करीब 60,000 के करीब कैवलरी वगैरह थी। ये जो डाटा है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसा है कि मतलब किसी बुक में कुछ डेटा गिवन होगा, किसी में कुछ गिवन होगा, बट बताने का पर्पस क्या है कि इनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी इनके पास, सभी ये बताना आपको चाहते हैं। और पहली बार हुआ था कि जो लड़ाई वगैरह में हाथी वगैरह यूज़ किए गए थे, वो ये सामने लेकर आए थे, उग्रसेन सामने लेकर आए थे। इतना क्लियर हो गया। पहले नॉन क्षत्रिय डेंसिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली नॉन क्षत्रिय डेंसिटी थी ये, ठीक है। इससे पहले जो भी थे ना वो सारे क्षत्रियास थे, इसलिए का एक वो नाम पड़ता है सर्व शक्तिकरण, ऐसे कुछ नाम पड़ता है वो, तो वो भी इनका नाम पड़ता है। क्यों, क्योंकि पहले नॉन क्षत्रिय डेंसिटी थी, क्षत्रियों की डेंसिटी को उन्होंने खत्म कर दिया था। और उन्होंने फिर क्या किया, कलिंग को भी अपने राज्य में ऐड कर दिया था। कई सारे पहले हो गए थे। कलिंग कौन सा, जो आज के टाइम पे उड़ीसा है ना, उसको कलिंग कहते थे, तो कलिंग को भी अपने जो शासन में आप कह सकते हो डेंसिटी में, साम्राज्य में इंक्लूड कर दिया था। इनकी इसी तरह से बात करें, टोटल 9 किंग्स थे। नंदा डेंसिटी की बात करें, फाउंडर कौन थे, महापद्मनंदा, और लास्ट किंग की बात करें वो कौन थे, धनानंद। अगर आपने चाणक्य वगैरह देखते हो तो धनानंद नाम आपने जरूर सुना होगा। वो कौन थे, नंदा डेंसिटी के लास्ट रूलर थे, कौन थे, धनानंद, ठीक है। अलेक्जेंडर ने इन्हीं के टाइम पीरियड पर अटैक किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने सुना होगा, या सिकंदर बोलो, उसने भी नंदा डेंसिटी के टाइम पर अटैक किया था। लास्ट रूलर कौन था, धनानंद। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन्स की। सबसे पहले तो जो अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर ने तो अभी नंदा के टाइम पे किया था ना, इनसे भी पहले ईरानियन जो था, ईरानियन या बोल लो या पर्शियन इन्वेजन की बात कर लो, वो हुआ था 518 BC में। मतलब इस टाइम पीरियड पे हरेंकर डेंसिटी की बात करते हैं, तब इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। और अलेक्जेंडर ने कब किया था, नंदा डेंसिटी के टाइम पीरियड पर अलेक्जेंडर ने तब इन्वेजन किया था। और अलेक्जेंडर था कहाँ का, मैकडोनिया का रहने वाला, ग्रीक साइड की बात कर सकते हो, वहाँ का था ये, तभी मैकडोनियन इन्वेजन लिखा हुआ है। सिंपली अलेक्जेंडर याद रखना है। अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया था, नंदा के टाइम पीरियड पर इसने अटैक करने की कोशिश किया था। अब हम चलेंगे मॉडर्न डेंसिटी की तरफ।
अब मॉरल डेंसिटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी एक औरत की जो कि केरला की रहने वाले थी। अब वो क्या था, वो हमेशा रोते रहते थे, इसीलिए उनका नाम भी लोगों ने, आसपास के लोगों ने रख दिया था द क्राइंग लेडी, क्योंकि वो हमेशा रोते रहते थे। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों रोते रहते थे। उनकी 2 लड़कियाँ थी। जो एक लड़की थी ना, उसका हस्बैंड क्या करता था, उसका बिजनेस था रेन कोट वगैरह का। रेन कोट बनाते हैं ना किसी भी तरह का, केरला में आपको पता बारिश होती रहती है, तो रेन कोट, हर तरह का रेन कोट मिलता था और बहुत बड़ा बिजनेस था। और दूसरी लड़की की बात करें, उसकी जहाँ पर शादी हुई थी, उसके हस्बैंड का बिजनेस था अचार बनाने का। बहुत पिकल, मतलब पिकल की बात करूँ, अचार की बात करूँ, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका भी। अब हुआ क्या, कभी अगर बारिश हो गई है तो उनको टेंशन पड़ गई है कि बारिश हो रही है, तो मेरी बेटी का हस्बैंड जो अचार वगैरह बनाता है, तो आज अचार वगैरह सुखाएगा कैसे, धूप तो है नहीं, तो अचार सुखाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनका काम ख़राब हो जाएगा। तो वो सोचते रहना और टेंशन में पड़ जाना और रोते रहना। और कभी ऐसा हो कि धूप निकल जाए, तो धूप निकल जाएगी तो ये टेंशन हो रही कि मेरी दूसरी बेटी है, उसका जो हस्बैंड है वो रेन कोट वगैरह का बिज़नेस है उसका, तो धूप तो हो गई है, बारिश तो हो नहीं रही, अब उसके रेन कोट नहीं बिकेंगे तो वो बेचारी क्या करेगी, तो वो टेंशन पड़े तो वो रोने स्टार्ट कर देगी। मतलब बारिश होगी तब भी रोना है, धूप होगी तब भी रोना है, तो इसलिए वो हर वक्त रोती रहती थी, तो इसलिए नाम रख दिया था क्राइंग लेडी। अब एक बार के वो आसपास के कोई होगा अच्छा इंसान, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक मॉन्क है उसके पास चलते हैं, आप उनको अपनी सिचुएशन वगैरह समझाओ, क्या पता कोई सोल्यूशन आपको बता दे। तो वो उनको ले जाते हैं मॉन्क के पास। वो जब बात सुनता है उनकी, वो अपनी पूरा एक्सप्लेन करती कि ऐसे ऐसे इशू है, तो वो मतलब स्माइल करते हैं, ऐसे जैसे होता है ना बिल्कुल क्यूट से स्माइल, वैसे करके उनको देखते हैं और बोलते हैं इसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना है, वो काम कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब कभी भी बारिश होगी ना, आज के बाद जब भी कभी बारिश हो गई, तो आपने क्या करना है, आपने उस बेटी के बारे में सोचना है जिसके हस्बैंड का बिज़नेस है रेन कोट का, कि आज तो बारिश हो रही है, आज उसके रेन कोट बहुत ज़्यादा बिकेंगे। आपने सिर्फ उसके बारे में सोचना है, क्योंकि पहले भी तुम एक टाइम पर एक ही लड़की के बारे में सोचते थे, अभी भी तुम एक टाइम पर एक ही लड़की के बारे में सोचो। बारिश के टाइम पर किसके बारे में सोचना है, जिनका रेन कोट का बिज़नेस है, कि उनका रेन कोट खूब ज़्यादा बिकेंगे, हर कोई लेने आएगा, तो अच्छी अर्निंग वगैरह होगी। और दूसरे टाइम पर जब कभी बारिश ना हो, जब कभी धूप होगी, आपने किसके बारे में सोचना है, जिनका अचार का बिजनेस है, कि आज उनका काम अच्छे से चलेगा, सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से तुमने काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने मॉन्क की बात मानी, और घर के जब भी बारिश होती थी, तो बारिश हो तो उन्होंने खुश हो जाना कि आज रेन कोट ज़्यादा बिकेंगे, और कभी धूप हो तो खुश हो जाना कि आज अचार ज़्यादा बिकेगा। तो उसके बाद से वो डेली हंसते रहना, डेली खुश रहना, उनका नाम भी द लाफिंग लेडी वहाँ पर रख दिया था लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है, आपका पर्सपेक्शन कैसा है, आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों के बारे में सोचते हो, वो चीज़ मैटर करती है। अगर मतलब कोई भी सिचुएशन होगी ना, ये वाइट बोर्ड है ना, फ्रंट भी है इसका, बैक साइड भी है इसका। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड की तरफ देख रहे हो, आप फ्रंट की तरफ देखना चाहते हो या इसके बैक साइड पे इंटरेस्टेड हो। वो चीज़ है पर्सपेक्टिव की। आप अगर कोई जैसी भी सिचुएशन है ना, उसका प्लस पॉइंट भी होता है, माइनस पॉइंट भी होता है। अगर आप माइनस पॉइंट की तरफ जाओगे तो ज़िंदगी होने वाली होगी, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाओगे तो ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मॉरल समझ आया होगा। आगे चलते हैं, मॉरल डेंसिटी के बारे में अब समझ लेते हैं। मॉरल डेंसिटी की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर देखो, आप सभी को इस स्टोरी के बारे में क्या पता भी हो, हम यहाँ पर चाणक्य के बारे में भी बात करेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इन्होंने क्या किया, जो नंदा डेंसिटी थी ना, उसको फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नंदा डेंसिटी को। किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य और क्या नाम था, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्ता भी था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का नाम और क्या था, चाणक्य का नाम कौटिल्य था, कभी कभी ऑप्शन में विष्णुगुप्ता होगा, आपने वो टिक कर देना है, समझ गए। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इन्होंने क्या किया था, नंदास को बाहर भगा दिया, किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। इतना तो आपको सब कुछ समझ आ गया। इसके रीज़न कई सारे थे। एक रीज़न ये था कि जो नंदा डेंसिटी थी ना, उसके रूलर वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें ना, ये काफ़ी पहले से भी, इससे ऐसा नहीं कि इन्होंने खाली पहले नंदा को भगाया था, इससे पहले भी लड़ाई वगैरह कर रहे थे, जो बाकी का एरिया वगैरह थे वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और वहाँ पे भी जीतते जा रहे थे। अब ये यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि चाणक्य को समझ आ गया था कि यहाँ पर अलेक्जेंडर अटैक कर रहा है। उनको पूरी खबर थी अलेक्जेंडर के बारे में कि अभी हमारे इंडिया पे भी आएगा, यहाँ पर भी अटैक करने की कोशिश करेगा, और वो कर भी रहा था। और ये भी पता था कि अगर नंदा सामने रहेगा ना, जो लास्ट रूलर था इनके, धनानंद की बात करें, ये रहेगा ना, ये कुछ नहीं कर सकता, वो आराम से अटैक करेगा, तो सारा काम खराब हो जाना है, तो इसको हटाना किसी तरह से। तो चाणक्य ने क्या किया था, एक छोटा सा बच्चा था, उसको तैयार करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य।
अब चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअली में कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे या कौन सी कास्ट को बिलोंग करते थे इसके बारे में डिफरेंट बुक में डिफरेंट ओपिनियन है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। इनका नाम कैसे पड़ा, कहा जाता है कि जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था ना वहाँ पर कई सारे पीकॉक मतलब मोर वगैरह रहते थे, वहीं से इनका नाम पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चाणक्य इनको पूरी तरह से तैयार किया था, स्टार्टिंग से बचपन से तैयार करना स्टार्ट किया था। एक ऐसा रूलर चाहिए था जो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि चाणक्य के आपको मैं बताऊँ लिटरेचर की बात करूँ, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था जहाँ पर उन्होंने बताया था कोई अच्छा स्टेट्समैन कैसे बन सकता है, कोई मिलिट्री कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, कई तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई थी। तो इनको पूरी नॉलेज थी, प्रॉपर नॉलेज थी। इन्होंने एक आदमी तैयार करना था जो पूरे भारतवर्ष के अखंड भारत का ध्यान रखेगा, ठीक है, अखंड भारत को बनाएगा। तो वो कौन तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने तैयार किया था। और उसके बाद नंदा डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, अलेक्जेंडर भी कुछ कर नहीं पाया था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने कहीं पर लिखा था, हाँ यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले बात करूँ ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया था, जो जनरल सेल्यूकस था ना निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये जो अलेक्जेंडर की हम बात करते हैं ना, अलेक्जेंडर जो आया था 326 में, इसका ये एक जनरल था। 326 BC की बात करें, इसका जनरल था, इसने यहाँ पर अटैक किया था, अलेक्जेंडर आने की कोशिश की थी। अब 326, 325, 24, 23 करते करते जब 305 आया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इन्होंने क्या किया, इस जनरल सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर था, जो उसका जनरल था, उसको ही हरा देता पूरी तरीके से। उसके कारण क्या होता, अलेक्जेंडर यहाँ पर अटैक नहीं कर पाया था। एक ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी जहाँ पर इसको मतलब अपने कई सारे जो महाजनपद वगैरह थे, कई सारे राज्य वगैरह थे, जैसे बलूचिस्तान हो गया, इस तरह के जो भी इलाके थे वो सारे चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े थे। और बाद में हालांकि शादी वगैरह कर ली थी इसकी लड़की से, जो सेल्यूकस निकेटर इसकी लड़की से शादी कर ली थी अलेक्जेंडर मौर्य वगैरह ने, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। बट जो भी है सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल में कर लिया था चाणक्य की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था और मैसूर की तरफ चले गए थे। गए किसके साथ थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भद्रबाहु एक मॉन्क थे, जैन मॉन्क थे, उनके साथ ये चले गए थे मैसूर की तरफ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसके साथ गए थे, कौन सा रिलीजन फॉलो किया था, जैनिज्म को फॉलो किया था। और जैनिज्म में होता है ना लास्ट में स्लो स्टार्वेशन करना पड़ता है, मतलब लास्ट में खाना वगैरह आपको छोड़ देना पड़ता है। कहते हैं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब आपकी डेथ हो जाएगी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लास्ट के टाइम पर कुछ खाना नहीं है। वही काम इन्होंने भी कहा था और करा था और उसके कारण इनकी डेथ वगैरह हो गई थी, या कह सकते हो मुक्ति मिल गई थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इसके बाद आते बिंदुसार। जब चंद्रगुप्त जा रहे थे ना, मतलब उन्होंने संन्यास वगैरह ले लिया था, कह सकते हो जैन धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपनी गद्दी पे किसको बैठा दिया, बिंदुसार को बैठा दिया। तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, बिंदुसार हो गया, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, एक चार्ट बना देना। मौर्य डायनेस्टी की बात करें, फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, आगे उसका बेटा कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें, चाणक्य इनके टाइम पर भी मिनिस्टर थे, चाणक्य इनके टाइम पर भी थे, इनके टाइम पर भी चाणक्य मिनिस्टर रहे थे। इनके कई सारे नाम थे, जैसे इनका नाम महासेना था, अमित्र घाट इनका नाम था। अमित्र घाट क्यों रखा था, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी ना, अपना जो भी होता था ना, अपोनेंट होता था, उसको कभी भी छोड़ते नहीं थे, कभी भी ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, दया वगैरह दे देंगे, उसको बुरी तरह से मारा करते थे। तभी इनका नाम अमित्र घाट रखा गया था, ये नाम याद रखना आपको। आगे बात करें, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका। टाइम पीरियड अशोका का याद रखना 269 BC से 232 BC तक। अशोका की बात करें, जब अशोका का बर्थ होता ना, उसकी माँ ने कहा था नाउ आई एम अशोका, अब मैं अशोका हूँ, मतलब अब मैं हार नहीं सकती, तो वहाँ से इनका नाम अशोका पड़ गया था। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी बात करें, बिंदुसार का बेटा था। जब अगर हम बात करें बिंदुसार की डेथ हुई थी, तब ये वैसा, हालांकि अगर हम बात करें बिंदुसार इनको वायसराय बनाया था उज्जैन को तक्षशिला। जब बिंदुसार की डेथ हुई थी ना, तब ये वहाँ पे थे, उज्जैन की तरफ थे वहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं राज्य अभिषेक करना पड़ता है। तो कुछ लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें, इन्होंने अपना जो था ना, मतलब करते ना राज्याभिषेक वगैरह, कोरोनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो 4 सालों तक डिले किया था, क्योंकि इनके जो 100 भाई थे ना, इन्होंने कहा था पहले मैं उनको मारूंगा, उनको मारने के बाद ही मैं राज्य तिलक वगैरह करवाऊंगा। तो 99 भाई जो थे उनको इन्होंने मार दिया था। और सबसे छोटा जो था उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, उसका नाम क्या था, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, उसको छोड़ के बाकी 99 को मार के फिर उन्होंने अपना राज्य तिलक वगैरह करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई दूसरा भाई उठ के मेरे शासन की तरफ आंख उठाए। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने क्या किया, लास्ट में बुद्धिस्ट धर्म जो था, बुद्धिज़्म की बात करें, उसको यहाँ पे इन्होंने अपना लिया था। क्यों, कलिंग वार जब हुई थी ना, आप सभी ने सुना होगा 261 BC में,
उन्होंने पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया था, पूरी तरह से उनकी थिंकिंग को चेंज कर दिया था, जिसके बाद इन्हें बुद्धिस्ट धर्म जो है वो अपना लिया था। और किसके अंडर? उपगुप्त के अंदर, ठीक है। उपगुप्त कहते हैं, उपगुप्त भी कहते हैं, जो मर्जी बोलो। यहाँ पे उपगुप्त याद रखना, यहाँ पे भद्रबाहु याद रखना। और इनका बेटा था जिसका नाम महेंद्र था, लड़की थी जिसका नाम संघमित्रा था। इनको सिलोन, बुरमा वगैरह या जो बाकी साउथ ईस्ट रीजन थे ना, वहाँ पर भेज दिया और कहा कि तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो, उसको जितना फैला सकते हो, उसकी थ्योरीज़ को, आइडियाल्स को जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाने की कोशिश करो, सबको पता लगना चाहिए। इनके कई सारे नाम भी थे, जैसे बुद्धा शायका, धर्मशोका, प्रियादासी, देवम प्रिया, इस तरह से कई सारे इनके नाम थे, वो आपको याद रखने। इतना क्लियर हो गया। अब लिटरेचर की बात करूँ मॉडर्न डेंसिटी के टाइम पर, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वो आपको क्लियर हो गया। मैगस्थनीज का इंडिका था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखा था। मैगस्थनीज एक्चुअली में था क्या, मैंने आपको बताया ना, ट्रीटी हुई थी साइन के बीच में, क्या बोलते हैं, जब इन्होंने सिल्यूकस को हराया था, अलेक्जेंडर के जनरल को हराया था, ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे होते हैं ना, मतलब शांति दूत कह सकते हो या एम्बेसडर कह सकते हो, एक कंट्री के दूसरे कंट्री में एम्बेसडर होते हैं। वैसे ही जो अगर हम बात करें उनकी, जो सिल्यूकस निकोटर की बात करें, इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था। मतलब ग्रीक वालों की तरफ से एक एम्बेसडर हमारे यहाँ पे बैठता था, इनके दरबार पे बैठता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेगस्थनीज। उसने भी लिखा था, उसने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था, ठीक है। ये इंडिका नाम याद रखना और अर्थशास्त्र यहाँ नाम आपने याद रखना है। लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था? बृहदारथ था। लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था? बृहदारथ था, ये भी याद रखना। बट उसको लास्ट में क्या हुआ, उसी का जो कमांडर इन चीफ था ना, एक ब्राह्मण था, कमांडर इन चीफ था, उसने उसको मार दिया था। कब? 185 यूसी में। लास्ट रूलर कौन था चंद्र मॉडर्न डेंसिटी का? वो था बृहदारथ था, ठीक है। तो किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था। और इसी के नाम पे एक नई डेंसिटी आगे आई थी जिसका नाम था शुंगा डेंसिटी। फिर कान्वा डेंसिटी आई थी, करते करते फिर फॉरेन सक्सेसर्स आए थे, वो थोड़ा सा हमने पढ़ना है। और कल से हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं फॉरेन सक्सेसर्स की, उसमें कौन कौन थे? जैसे देखो, इसको हम ना, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड, मतलब मॉडर्न डेंसिटी के बाद क्या हुआ था, या फिर प्री गुप्ता पीरियड भी कहते हैं कि गुप्ता डेंसिटी के स्टार्टिंग से पहले पहले क्या हुआ था। मौर्य पीरियड के बाद गुप्ता डेंसिटी पहले, बीच में टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड पर क्या क्या हुआ था, यहाँ पर हमने वो पढ़ना है। एक आते थे पहले इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स में अगर हम बात करें, आपको ये याद रखना है, सबसे फेमस कौन था इसमें, राजा वगैरह की बात करें, मेनेंडर था, जिसका नाम मिलिंडा भी था। इसने क्या कर दिया था, आगे ये भी बुद्धिज्म धर्म इसने अपना लिया था, किसकी हेल्प से? नागासेना की हेल्प से। ये बेसिक से पॉइंट है, ये सभी आपको याद रखने हैं। और पहले थे जिन्होंने इंडिया में आके कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किए थे, और गोल्ड के कॉइन्स भी सबसे पहले इन्होंने इशू किए थे, इंडिया में स्टार्ट किए थे। इनके बाद इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आए थे? इसके बाद साकाज आए थे। साकाज में सबसे फेमस कौन था? उसका नाम था रुद्रदमन। ये आपको एक नाम याद रखना है। फिर पार्थियंस आए थे, जिनको पहलवाज भी कहते थे। और अब हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब हम सेंट थॉमस के बारे में पढ़ेंगे। और सेंट थॉमस जो था ना, वो क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए इनके टाइम पीरियड पर ही यहाँ पर आया था। ये नाम भी आपको याद रखना है। सेंट थॉमस किसके टाइम पीरियड पर यहाँ पर आया था? पार्थियंस या फिर पहलवाज के टाइम पर यहाँ पर आया था। उसके बाद कुशांस आए थे। कुशांस में कौन था? सबसे फेमस कौन था? कनिष्क था। कनिष्क को सेकंड अशोका भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, सेकंड अशोका किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। कौन सी डेंसिटी में था? कुशान डेंसिटी में था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फर्स्ट किसने कराई थी? यहाँ पे बात करें, अजातशत्रु ने कराई थी। यहाँ पे अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। सेकंड कालाशोका ने कराई थी। थर्ड अशोका ने कराई थी। और फोर्थ यहाँ पे कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है। और कहाँ पर करवाई थी? कश्मीर में करवाई थी। 78 AD। अब हम AD की तरफ आ चुके हैं, BC को छोड़कर हम AD की तरफ आ चुके हैं। जैसे हम 2020 AD में ना, वहाँ पर हम आ चुके हैं। 78 AD में एक नया एरा स्टार्ट किया, जिसको कहा जाता है साका एरा कहा जाता है। साका कैलेंडर वगैरह पढ़ते हो ना आप, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बताया था, इन्होंने करवाई थी। सिल्क रूट को भी इन्होंने कंट्रोल करके रखा था। और लास्ट ग्रेट रूलर जो थे इस डेंसिटी के, वो कौन से थे? वासुदेव वन। आपको जितना ही स्टार्ट यहाँ तक समझना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सभी डिस्कस करूंगा। और बाद में आपको एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमारी वो वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी हो, क्या पता हमने तब मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली हो। एक बार जाके प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट ज़रूर मिलेंगी, जाके ज़रूर देखना। किसी भी तरह का डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हमारा इंस्टाग्राम जो है वो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारा ट्विटर भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स के एक सेपरेट ग्रुप भी बना हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे हमेशा टारगेट रख के चलते हैं, 2000 लाइक्स का हम टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि 2000 लाइक का जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव करवाने में आप हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू।
जय हिंद।